नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर की हम बात कर रहे हैं 2024 के 4 फरवरी 2024 को जो होने वाला है उसके मॉडल पेपर की हम बात कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर में हम पशुपालन से संबंधित एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित प्रश्न लाए हैं। 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पहले 2024 की भर्ती से पहले जो पेपर हुए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, उनमें आए हुए प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए जुड़ जाइए। और पहला प्रश्न क्या है हमारा, गाय और भैंस में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो गाय और भैंस होती है, उनमें नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि भाई भैंस और गाय यहाँ पे पशुओं में नाड़ी दर किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, धमनी द्वारा। धमनी द्वारा सिराएं और धमनियाँ दो पाई जाती हैं, तो धमनी द्वारा जो होती हैं नाड़ी दर ज्ञात की जाती हैं। तो इसमें बात करते हैं हम भैंस और गाय की। कोकेक्सियल धमनी, कोकेक्सियल धमनी, टिबियल धमनी, फिमोरल धमनी या फिर मैक्सिलरी धमनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्या होती है, मिडल कोकेक्सियल धमनी जो होती है इसके द्वारा भैंस और गाय में नाड़ी दर ज्ञात की जाती हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मिडल क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो कोकेक्सियल आर्टरी होती हैं उसके द्वारा गाय और भैंस में नाड़ी दर ज्ञात की जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट टीबीएल जो होती हैं इसके द्वारा जो है ऊँट में जो पिछले साइड में पाई जाती हैं, जिसे कि टीबीएल आर्टरी कहते हैं, इसके द्वारा जो ऊँट में जो है नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। तो गाय और भैंस में नाड़ी दर कितनी होती है उसकी बात करें तो गाय और भैंस में होती हैं, गाय में तो होती हैं 40 से 50 और भैंस में होती हैं 40 से 45 प्रति मिनट। तो ये नाड़ी दर की बात हो गई। 40 से 50 गाय में होती हैं, 40 से 45 जो होती हैं भैंस में होती हैं, और इस कोकेक्सियल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती हैं। टीबीएल धमनी द्वारा ऊँट में ज्ञात की जाती हैं। फिमोरल धमनी किन में पाई जाती हैं, तो फिमोरल धमनी भेड़ बकरी और कुत्ता बिल्ली में फिमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती हैं, मतलब कि नाड़ी दर। इसके अलावा मैक्सिलरी धमनी भी दे रखी है। तो मैक्सिलरी धमनी में जो घोड़ा खच्चर होते हैं, घोड़ा खच्चर गद्दा, उनमें मैक्सिलरी धमनी द्वारा नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। तो बात हो गई हमारी किस किस द्वारा ज्ञात की जाती हैं, इन चारों धमनियों द्वारा ही ज्ञात की जाती हैं, गाय भैंस, भेड़ बकरी, कुत्ता बिल्ली और ऊँट और घोड़े की। तो ये याद रखना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या है, सुअर में औसत तापमान कितना पाया जाता है। जो सुअर प्रजाति होती हैं पशुओं में, सुअर जो होती हैं उसमें कितने तापमान पाया जाता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये फ़ारेनहाइट में आ जाए तो भी इसकी बात करेंगे हम। पहले सुअर की औसत तापमान की बात करते हैं सेंटीग्रेड में। तो सुअर का औसत तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे मतलब कि फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो कितना होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारे सुअर में। इसके अलावा बात करें तो 38 डिग्री सबसे कम 38 डिग्री या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किस में पाया जाता है, ऊँट में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। 38.5 डिग्री ये किस में पाया जाता है, तो घोड़ा भैंस और गाय में, घोड़ा भैंस और गाय में कितना पाया जाता है, हमारे 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे सुअर में हो गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। और 42 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाधिक किस में पाया जाता है, मुर्गे में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या हो गया हमारा, पशुओं की शब्दावली में सुअर के वंश को क्या कहते हैं। जो पशुओं की शब्दावली होती है उसमें सुअर के वंश को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया सस, ऑप्शन बी सस डोमेस्टिक्स, सीडी या फिर स्टई। तो क्या कहते हैं, पशुओं की शब्दावली में सुअर के वंश को क्या कहते हैं, तो सुअर के वंश को कहते हैं सस कहते हैं। जीनस जो होता है उसमें सस कहलाता है। जो जीनस होता है सुअर में वो क्या कहलाता है, सस कहलाता है, या फिर वंश जो होता है वो सुअर में सस कहलाता है। इसके अलावा इनका वैज्ञानिक नाम या फिर जाति की बात करें, जाति या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सस डोमेस्टिक्स इनकी जाति या वैज्ञानिक नाम होता है। सीडी इनमें फैमिली होती है, फैमिली जिसे क्या कहते हैं, कुल जो होता है इसमें क्या होता है, सुअर में सीडी जो होता है इसमें कुल होता है। स्टाई जो होता है इसमें मतलब कि स्टाई क्या होता है, इसे रखने के आवास के स्थान को कहते हैं, या फिर इसके रखने के स्थान को स्टाई कहते हैं इसमें। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न सुअर की शब्दावली से ही संबंधित प्रश्न है। चौथा भी सुअर में मेटिंग प्रक्रिया को कहते हैं। शब्दावली आप सब रट के चला जाना। शब्दावली जो है वो उससे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। 20 में से 2 से 3 प्रश्न तो हो गए हमारी शब्दावली से ही मिलेंगे, तो ये अच्छी तरह से रट के चले जाना। तो सुअर में मेटिंग प्रक्रिया को कहते हैं कवरिंग,
कपलिंग, फेरोइंग या फिर फोलिंग। तो जो सुअर होता है उसमें मेटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं कपलिंग। कपलिंग जो हो गया वो इसमें मेटिंग या समागम की प्रक्रिया, मेटिंग या समागम की प्रक्रिया को कहते हैं कपलिंग कहते हैं। इसके अलावा फेरोइंग, फेरोइंग इसमें क्या कहते हैं, फेरोइंग जो होता है प्रसव प्रक्रिया, इसमें क्या होता है प्रसव प्रक्रिया को फेरोइंग कहते हैं, प्रसव प्रक्रिया को फेरोइंग कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो कवरिंग, कवरी जो है वो घोड़े में मेटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं, घोड़े में मेटिंग की प्रक्रिया समागम की प्रक्रिया को कवरिंग कहते हैं। और फोलिंग घोड़े में प्रसव प्रक्रिया हो जाती है। फोलिंग क्या होती है, घोड़े में प्रसव प्रक्रिया होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाँचवा प्रश्न। तो पाँचवा प्रश्न क्या है हमारा, भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक लंबा दूध काल पाया जाता है। सर्वाधिक लंबा दूध काल किस भैंस की नस्ल में पाया जाता है। नॉर्मल दूध काल कितना होता है, 10 महीने या 300 दिन का होता है, 10 महीने या 300 दिन का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यात कहते हैं, ब्यात कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यात कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो भैंस की नस्ल में सर्वाधिक दूध काल, मेहसाणा नस्ल में, पदावरी नस्ल में, जाफराबादी नस्ल में, सूरती नस्ल में। किस भैंस की नस्ल में सर्वाधिक दूध काल पाया जाता है, तो मेहसाणा नस्ल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेहसाणा जो नस्ल है उसमें सर्वाधिक लंबा दूध काल पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो सबसे कम दूध किस में पाया जाता है। सबसे कम दूध जो होता है किस में पाया जाता है, 800 से 1200 लीटर पाया जाता है पदावरी नस्ल में। पदावरी नस्ल में सबसे कम दूध पाया जाता है। और मेहसाणा नस्ल में दूध सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है, पर मेहसाणा नस्ल में दूध कितना पाया जाता है, 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात, 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात दूध पाया जाता है, परंतु सबसे लंबा दूध काल पाया जाता है। जो मेहसाणा नस्लें हैं वो संकर नस्लें हैं, संकर नस्लें हैं। भैंसों में संकर नस्ल कौन सी है, मेहसाणा नस्ल। और सूरती नस्ल जो है इसमें दूध कितना पाया जाता है, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात, 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात दूध पाया जाता है। जाफराबादी में दूध जो होता है वो कितना पाया जाता है, 900 से 1100 लीटर, 900 से 1100 लीटर कितना किस में पाया जाता है, जाफराबादी में। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो छठा प्रश्न क्या हो गया हमारा, बकरियों में सबसे कम दूध उत्पादन वाली नस्ल हैं। बकरियां जो होती है उनमें सबसे कम दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, सिरोही नस्ल, सानीन नस्ल, टोगनबर्ग नस्ल, बारबरी नस्ल। तो सबसे कम दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल जो सबसे कम दूध देती हैं, 1 से 1.5 किलो पर डे, 1 से 1.5 किलो पर डे दूध देती हैं ये, 1 से 1.5 किलो या फिर 1 से 1.5 लीटर पर डे दूध देती हैं ये। तो इसके अलावा जो सिरोही नस्लें हैं उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो मांस के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसका मांस जो होता है उच्च कोटि का मांस होता है और अच्छी प्राइस में बिकता है, इसी कारण इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक दूध की बात करें, बकरियों में सर्वाधिक दूध किसका होता है, तो उसकी बात करें तो सर्वाधिक दूध होता है टोगनबर्ग का। किसका होता है, टोगनबर्ग नस्ल जो होती है इसका दूध सर्वाधिक होता है। कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर पर डे होता है। इसमें डे के प्रतिदिन के हिसाब से मापते हैं तो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध पाया जाता है इसमें टोगनबर्ग नस्ल में, जिसे क्या कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं। और सर्वाधिक लंबा दूध काल भी टोगनबर्ग का होता है, सर्वाधिक लंबा दूध काल टोगनबर्ग का होता है। टोगनबर्ग का सर्वाधिक लंबा दूध काल कितना है, 2 साल तक दूध देती है। कितने साल तक, 2 साल तक दूध दे सकती हैं टोगनबर्ग नस्ल। 5 से 6 लीटर दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं इसे। और सर्वाधिक लंबा दूध काल भी इसी का होता है। बारबरी नस्ल होता है, इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है, तो बारबरी नस्ल में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं तो सातवां प्रश्न क्या है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है। महाशिवरात्रि पशु मेला जो कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा में, करौली में, मानसर में, परबतसर में। तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है, करौली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, करौली में पड़ता है। और कब पड़ता है, तो फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से 14 तक, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से 14 तक पड़ता है, 7 दिनों के लिए पड़ता है। और कितना कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है महाशिवरात्रि पशु मेला। और तिलवाड़ा में कौन सा मेला पड़ता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा में कौन सा पड़ता है, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा में पड़ता है। इसके अलावा मानसर में हमारे रामदेव जी पशु मेला कहाँ पड़ता है, मानसर नागौर में पड़ता है। तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है। परबतसर नागौर में, परबतसर या डिडवाना कुचामन में पड़ता है। परबतसर में तेजाजी पशु मेला, कौन सा, तेजाजी पशु मेला पड़ता है।
नेक्स्ट इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है हमारा, बकरियों में वीडिर या फिर वेडर किसे कहते हैं। वीडर या वेडर किसे कहते हैं, जो वयस्क नर को कहते हैं, वयस्क मादा को कहते हैं, नवजात को कहते हैं, बंध्याकृत नर को कहते हैं। तो बकरियों की शब्दावली, बकरियों की शब्दावलियाँ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें मतलब कि वयस्क मादा को कहते हैं, वयस्क नर को कहते हैं, नवजात को कहते हैं, या फिर बंध्याकृत नर को कहते हैं। वीडर किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बंध्याकृत नर जो होता है उसे वीडर कहते हैं। वीडर बंध्याकृत नर को कहते हैं। ये भेड़ में भी यही कहते हैं, भेड़ में भी वीडर ही कहते हैं बंध्याकृत नर को। नवजात को किड कहते हैं, इसमें नवजात को कहते हैं किड कहते हैं। और इसके अलावा वयस्क नर और वयस्क मादा की बात करें तो वयस्क नर तो हो गया बक या फिर बिल्ली, बक या फिर बिल्ली किसे कहते हैं, वयस्क नर को कहते हैं। मादा क्या होती है, डोई, मादा क्या होती है, इसमें डोई होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें अगले प्रश्न की बात करते हैं, 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है हमारा, सूअर में दांतों की संख्या होती है 32, 20, 44, 40। तो सूअर जो होता है इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। 44 जो होती है इसमें सूअर में दांतों की संख्या होती है। और इसके अलावा बात करें तो 20 दांतों की संख्या किसमें होती है, तो 20 जो होता है वो अस्थायी दांत पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। गाय, भैंस और भेड़ और बकरी। और इसके अलावा मानव भी इसी में आता है। मानव में भी अस्थायी दांत कितने पाए जाते हैं, 20 दांत जो होते हैं अस्थायी दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा 32 दांत जो होते हैं इन्हीं में होते हैं। 32 दांत भी किसमें होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और मानव में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, अस्थायी 20 होते हैं। और 40 दांत, 40 दांत की बात करें, 40 दांत किसमें पाए जाते हैं, घोड़ा में। घोड़ा जो होता है इसमें 40 दांत पाए जाते हैं। जबकि घोड़ी जो होती है उसमें 36 ही पाए जाते हैं। घोड़ी में 36 पाए जाते हैं और घोड़े में 40 दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, ऊँटों की शब्दावली में जवान ऊँटनी को कहते हैं। जो ऊँटों की शब्दावली होती है उसमें जवान ऊँटनी को क्या कहते हैं, टोरडा, टोरडी, हर्ड या फिर फ्लॉक। तो ऊँटों की शब्दावली में जवान ऊँटनी को क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टोरडी जो है वो इसमें शब्दावली में किसको कहते हैं, जवान ऊँटनी को कहते हैं। और टोरडा जो हो गया जवान नर होता है, इसमें जवान नर या फिर जवान ऊँट जो होता है वो क्या होता है, टोरडा होता है। हर्ड इनके समूह को कहते हैं, समूह को कहते हैं हर्ड कहते हैं, हर्ड इनके समूह को कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो इसमें मतलब कि फ्लॉक क्या होता है, इसमें फ्लॉक जो होता है वो मतलब कि फ्लॉक जो होता है भेड़ जो होती है उसमें समूह को कहते हैं। फ्लॉक जो होता है भेड़ में समूह को कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी गाय की एक भारवाहक नस्लें हैं, पंगानूर, सीरी, गिर, अमृतमहल। तो कौन सी भारवाहक नस्लें हैं, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, अमृतमहल नस्ल। अमृतमहल नस्ल जो है वो एक भारवाहक नस्लें हैं, भारत की सबसे बड़ी नस्लें हैं, भारत की सबसे बड़ी नस्लें हैं। भारत की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी हैं, अमृतमहल नस्ल, जो कि कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं और सबसे बड़ी नस्लें हैं। इसके अलावा पंगानूर और सीरी द्विकाजी नस्लें हैं। पंगानूर और सीरी जो हैं वो द्विकाजी नस्लें हैं। गिर हमारी दुधारू नस्लें हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी नस्लें हैं। तो निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी नस्लें, एचएफ, अमृतमहल, नागौरी, कांकरेज। सबसे बड़ी नस्लें कौन सी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एचएफ। होलिस्टन फ्राइजीन जो नस्लें हैं वो सबसे बड़ी नस्लें हैं। और कहाँ की हैं, तो हॉलैंड की नस्लें। कहाँ की नस्लें हैं, हॉलैंड की नस्लें। सर्वाधिक दूध देती हैं 6000 लीटर प्रति ब्यात। 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं, 6000 लीटर प्रति ब्यात हॉलैंड की नस्लें हैं। और एचएफ देती हैं, सर्वाधिक दूध देती हैं। और अमृतमहल नस्ल भारत की सबसे बड़ी नस्ल हैं। कांकरेज नस्ल जो हैं वो मतलब कि देसी गायें हैं। देसी गायें जो हैं उनमें सबसे बड़ी नस्लें हैं। देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है, भारी भरकम कांकरेज नस्लें हैं। इसकी सवाई चाल प्रसिद्ध है। कौन सी चाल, सवाई चाल प्रसिद्ध है। और बेल के लिए नागौरी गाय प्रसिद्ध है। नागौरी बेल जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तेज फुर्तीले बेल होते हैं, नागौरी बेल होते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न।
13वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस नस्ल को सांचौरी, बन्नई, वागड़िया या फिर नागू नस्ल कहते हैं। कांकरेज नस्ल को, गिर नस्ल को, मालवी नस्ल को, नागौरी नस्ल को। तो किसे सांचौरी, बन्नई, वागड़िया और नागू नस्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल को क्या कहते हैं, सांचौरी, बन्नई, वागड़िया और नागू कहते हैं, क्योंकि ये सांचौर जालोर क्षेत्र में पाई जाती हैं और गुजरात के कच्छ के रण से उत्पन्न है। गुजरात के कच्छ के रण से, कच्छ रण के क्षेत्र से उत्पन्न है गुजरात के, और सांचौर क्षेत्र में पाई जाती हैं। सांचौरी कहते हैं, बन्नई कहते हैं, वागड़िया कहते हैं और नागू कहते हैं। और सर्वाधिक वसा पाई जाती है देसी गायों में, सर्वाधिक वसा पाई जाती है इसके दूध में। सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, देसी गायों में, तो कांकरेज नस्ल में पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें उपनाम की बात करें तो गिर, गिर को क्या कहते हैं, शर्मीली गाय कहते हैं, शर्मीली गाय भी कहते हैं। अजमेर में, अजमेर जो है उसमें रेंडा गाय भी कहते हैं, रेंडा गाय या रेंडा नस्ल कहते हैं अजमेर में। मालवी नस्ल जो होती है इसका रंग लोहे जैसा होता है, ये याद रखना, लोहे जैसा रंग किसका होता है, दूधिया रंग या लोहे जैसा रंग, दूधिया रंग होता है मालवी नस्ल का। नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल के बेल प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न क्या है, पेड़ों में प्रसव प्रक्रिया को कहते हैं। तो प्रसव प्रक्रिया होती है उसमें, पेड़ों में, उसको क्या कहते हैं, कीडिंग, लैम्बिंग, काविंग, टपिंग। तो पेड़ों में प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लैम्बिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैम्बिंग जो होती है इनमें प्रसव प्रक्रिया होती है। नवजात को क्या कहते हैं, इसमें नवजात जो होता है उसको क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्ब। लैम्ब जो होता है इसमें नवजात को कहते हैं, और लैम्बिंग इनमें प्रसव प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा बात करें तो बकरियों में, बकरियाँ जो होती हैं उनमें कीडिंग कहलाती हैं। बकरियों में जो प्रसव प्रक्रिया होती है वो कीडिंग कहलाती है, और बकरियों में नवजात को क्या कहते हैं, किड कहते हैं। बकरियों में नवजात को किड कहते हैं। और काविंग जो होती है वो गाय में प्रसव प्रक्रिया, गाय में प्रसव प्रक्रिया काविंग कहलाती हैं। टपिंग, टपिंग की बात करें, टपिंग जो होता है वो, टपिंग क्या होता है हमारा, वो पेड़ में जो मेटिंग की प्रक्रिया, पेड़ में मेटिंग की प्रक्रिया को टपिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल भारी श्रेणी की नस्ल में नहीं आती। मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी और नागपुरी। कौन सी नस्लें हैं जो भारी श्रेणी की नस्ल में नहीं आती, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नागपुरी नस्ल। नागपुरी नस्ल है वो भारत की सबसे हल्की नस्ल है, भारत की सबसे हल्की नस्ल। हल्की नस्ल कौन सी है, भारत की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो नागपुरी नस्ल। इसके अलावा बात करें तो हम सबसे भारी श्रेणी की नस्लों की बात करते हैं, तो जाफराबादी सबसे भारी भरकम होती हैं, इसके बाद नीली रावी होती हैं, और इसके बाद कौन सी होती है, मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल, ये तीनों जो हैं सबसे भारी भरकम नस्लों में आती हैं। जाफराबादी, नीली रावी और मुर्रा, तीनों नस्लें हैं जो हैं भारी भरकम नस्लों में आती हैं। और सबसे हल्की नस्ल कौन सी होगी, नागपुरी भारत की। और जो सबसे हल्की नस्ल में आती है, हल्की श्रेणी में आती है, कौन सी आती है, सूरती नस्ल। सूरती नस्ल हल्की श्रेणी की नस्लों में आती हैं। बकरी की किस नस्ल को मिल्क क्वीन या दूध की रानी कहते हैं। दूध की रानी या मिल्क क्वीन किस नस्ल को कहते हैं। सानीन नस्ल को, टोगनबर्ग नस्ल को, जमनापुरी नस्ल को, देवगढ़ी नस्ल को। मिल्क क्वीन या दूध की रानी किस नस्ल को कहते हैं, सानीन नस्ल को। सानीन नस्ल जो इसको मिल्क क्वीन या फिर दूध की रानी कहते हैं। और टोगनबर्ग नस्ल को क्या कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं। मिल्क चैंपियन कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं। और मिल्क क्वीन क्यों कहते हैं, इसका दूध तो 2 से 3 लीटर ही होता है, कम ही होता है, पर इसे इसका रंग बहुत खूबसूरत होता है, इसी कारण इसे दूध की रानी कहते हैं। और मिल्क चैंपियन टोगनबर्ग को कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक लंबा दूध काल, सर्वाधिक दूध देती हैं ये, सर्वाधिक दूध और लंबा दूध काल होता है, सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है इसका, इसी कारण इसे मिल्क चैंपियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क चैंपियन कहते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा बात करें तो हम जमनापुरी नस्ल, जमनापुरी नस्ल को जादुई नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जादुई नस्ल कहते हैं, क्योंकि इसके पिछले पैरों पर फिदर्ड पाए जाते हैं। और देवगढ़ी नस्ल, देवगढ़ी नस्ल के भूरे तो रंग होता है और भूरा ही धब्बे पाए जाते हैं, इसी कारण मजीठी नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, मजीठी नस्ल कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय भेड़ों की सबसे बड़ी नस्लें हैं। अंगोरा नस्ल, नेल्लोर नस्ल, जैसलमेरी नस्ल, रूम्बलेट नस्ल। तो भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी हैं, तो नेल्लोर नस्ल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेल्लोर नस्लें भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्लें हैं। आंध्र प्रदेश की नस्लें, आंध्र प्रदेश की नस्लें नेल्लोर नस्ल
भारतीय भेड़ों में सबसे बड़ी नस्लें हैं। और नेल्लोर नस्ल जो है वो बकरी जैसी दिखाई देती हैं, बकरी जैसी दिखाई देती हैं। और जैसलमेरी नस्ल जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नस्ल है। राजस्थान की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो जैसलमेरी नस्ल। और अंगोरा नस्ल जो है बकरी की नस्ल हैं, बकरी की नस्ल हैं और भेड़ जैसी दिखाई देती हैं। बकरी की नस्ल भेड़ जैसी कौन सी दिखाई देती है? तो अंगोरा नस्ल। और नेल्लोर नस्ल जो है वो भेड़ की नस्ल हैं, बकरी जैसी दिखाई देती हैं। अंगोरा नस्ल पे जो बाल पाए जाते हैं उन्हें मोहेर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। ऊन प्राप्त होती हैं, मोहेर ऊन जो होती हैं ऊन जैसी दिखती हैं। मोहेर पाए जाते हैं इसमें जो बाल होते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न क्या है हमारा? 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? भैंस के मांस को क्या कहते हैं? भैंस का मांस जो होता है उसे क्या कहते हैं? चेवोन, फ्लेश, मटन, बीफ। तो भैंस का मांस क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, फ्लेश। फ्लेश जो होता है भैंस का मांस होता है और इसे क्या कहते हैं? बफन या कारा बीफ। कारा बीफ, बफन या फिर भैंस का मांस को फ्लेश कहते हैं। और भैंस के मांस को कहते हैं ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। भैंस के मांस को कहते हैं ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। बफन जो हो गया वो हमारा रिवर भैंस का मांस होता है। रिवर भैंस का मांस क्या होता है? बफन होता है। और कराबीब स्वैम्प भैंस का मांस, स्वैम्प भैंस का मांस क्या कहलाता है? कराबीब कहलाता है। और बफन जो होता है रिवर भैंस का मांस कहलाता है। भैंस के मांस को फ्लेश भी कहते हैं और ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। मटन जो होता है, मटन किसका मांस होता है? भेड़ का मांस। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। बीफ जो होता है गाय का मांस। और चेवोन जो होता है बकरी का मांस। बकरी के मांस को चेवोन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। और फ्लेश जो होता है वो भैंस का मांस होता है। और भैंस के मांस को बफन भी कहते हैं, कारा बीफ भी कहते हैं और ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न क्या है हमारा? 20वां प्रश्न है राजस्थान की ग्रे सिंधी या मालानी नस्ल किस नस्ल को कहते हैं? ग्रे सिंधी या फिर मालानी नस्ल, राठी नस्ल को, थारपारकर नस्ल को, कांकरेज नस्ल को या फिर मेवाती नस्ल को। तो ग्रे सिंधी या फिर मालानी नस्ल। और इसे क्या कहते हैं? थारी नस्ल भी कहते हैं, थारी नस्ल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थारपारकर नस्ल। थारपारकर नस्ल को ग्रे सिंधी, मलानी और थारी नस्ल भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारी जो राठी नस्लें हैं उसको राजस्थानी कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थानी कामधेनु किसे कहते हैं? तो जो राठी नस्ल होती हैं उसे राजस्थानी कामधेनु कहते हैं। थारपारकर नस्ल की बात करें तो मालानी नस्ल इसीलिए कहते हैं क्योंकि मालानी बाड़मेर से भी यहाँ उत्पन्न है। मालानी बाड़मेर से उत्पन्न है। राजस्थान में कहाँ से उत्पन्न है? मालानी बाड़मेर से। बाकी तो यह पाकिस्तान के थारपारकर जिले से उत्पन्न है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? सूरती भैंस की नस्ल कहाँ से उत्पत्ति है? फिरोजपुर पंजाब से, काठियावाड़ से, आनंद गुजरात से, आगरा यूपी से। सूरती भैंस की नस्ल कहाँ से उत्पन्न है? आनंद गुजरात से। आनंद गुजरात से उत्पन्न है। आनंद और गुजरात से कौन सी उत्पन्न है? सूरती। सूरत आनंद गुजरात से उत्पन्न है। फिरोजपुर पंजाब से नीली रावी नस्ल, फिरोजपुर पंजाब से नीली रावी नस्ल उत्पन्न है। फिरोजपुर पंजाब से कौन सी नस्ल उत्पन्न है? नीली रावी नस्ल। काठियावाड़ गुजरात से कौन सी है? गिर नस्ल। गिर नस्ल काठियावाड़ गुजरात से उत्पन्न है। इसके अलावा आगरा यूपी जो है वहाँ से कौन सी नस्ल उत्पन्न है? भदावरी। भदावरी नस्ल तांबे जैसी दिखाई देने वाली नस्लें एकमात्र नस्ल भदावरी नस्ल आगरा यूपी से उत्पन्न है। तो हमने 4 नस्लों की बात की भैंस की, कहाँ कहाँ से उत्पन्न है? नीली रावी तो फिरोजपुर पंजाब से, आनंद गुजरात से सूरती नस्ल, और काठियावाड़ गुजरात से गिर नस्ल, और आगरा यूपी से भदावरी नस्ल। और एक और नस्ल गुजरात से उत्पन्न है। गुजरात से उत्पन्न है, गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र से। अहमदाबाद क्षेत्र से कौन सी नस्ल उत्पन्न है? जाफराबादी। जाफराबादी भैंस की नस्ल हैं। सबसे भारी भरकम नस्ल होती हैं जाफराबादी नस्ल, जो कहाँ से उत्पन्न है? अहमदाबाद गुजरात से उत्पन्न है। गुजरात से 3 नस्लें उत्पन्न हो गई, गिर, सूरती और जाफराबादी। गिर तो हमारी काठियावाड़ से उत्पन्न है, और जो सूरती नस्लें हैं वो आनंद गुजरात से उत्पन्न है, और जाफराबादी जो हैं अहमदाबाद गुजरात से उत्पन्न है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से किस नस्ल में तोतापुरी नाग या रोमन नोजा नहीं पाई जाती? जमुनापुरी नस्ल में, जैसलमेरी नस्ल में, बारबरी नस्ल में, बीटल नस्ल में। तो तोतापुरी नाग या रोमन नोजा किस में नहीं पाई जाती? तो बारबरी नस्ल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बारबरी नस्ल, जिसे क्या कहते हैं? शहर की
बकरी कहते हैं, शहर की बकरी कहते हैं, उसमें रोमन नोजा या फिर जो तोतापुरी नाक नहीं पाई जाती। जैसलमेरी नस्ल भेड़ की नस्लें हैं, जैसलमेरी नस्ल भेड़ की नस्लें हैं। जमुनापुरी और बीटल नस्लें जो हैं तोतापुरी नाक पाई जाती हैं। बीटल नस्ल में छोटी तोतापुरी नाक पाई जाती है, छोटी होती हैं, जमुनापुरी से छोटी होती हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है, गाय के मांस को क्या कहते हैं, मटन, टेंडर, व्हील, चिकन। गाय के बछड़े का मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस तो हमारा बीफ हो जाता है, गाय का मांस क्या होता है, बीफ कहलाता है। और गाय के बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, व्हील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। व्हील जो होता है बछड़े का मांस होता है, किसका होता है, बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। टेंडर, टेंडर जो होता है वो कड़क मुर्गे का मांस, कड़क मुर्गा जो होता है उसका मांस क्या कहलाता है, टेंडर कहलाता है। बाकी चिकन मुर्गी का मांस कहलाता है, मुर्गे या मुर्गे का मांस चिकन कहलाता है। मटन जो होता है भेड़ का मांस कहलाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है हमारा, NBAGR द्वारा वर्तमान में मुर्गियों की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई, 20 नस्लें, 40 नस्लें, 45 नस्लें, 8 नस्लें। तो मुर्गियों की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई, 20 नस्लें। अब 20 नस्लें हुई है, 2024 के अनुसार 20 नस्लें पंजीकृत हो गई। तो ये नवीनतम अपडेट है। आपके पेपर में 4 तारीख के दिन पूछा जा सकता है कि भाई 2024 में कौन सी मुर्गी की नस्लें ऐड की गई, तो अरावली नस्लें, अरावली जो नस्लें हैं वो मुर्गी की नई ऐड की गई हैं। पहले 19 थी, 1 प्लस हो गई 20। ये करंट का डाटा है, इसीलिए पहुंचने की संभावना ज़्यादा है। तो 4 तारीख के पेपर के लिए ध्यान रखें। मुर्गियों की कुल कितनी नस्लें दर्ज हैं, 20 नस्लें। 39 नस्लें बकरी की दर्ज हैं, बकरी की दर्ज हैं। पहले 37 थी, अब 2 और ऐड की गई, 39। तो अंडमान, एक तो अंडमानी बकरी और एक अंजोरी बकरी जो है दोनों ऐड की गई। अंजोरी बकरी छत्तीसगढ़ की हैं, अंडमान की अंडमानी बकरी। और 45 नस्लें किसकी दर्ज हैं, तो भेड़ की 45 नस्लें दर्ज हैं। और भेड़ की 45 नस्लें हैं, जो पहले कितनी थी, 44 थी, 1 प्लस की गई, 45 हो गई। कौन सी, माचरेला, माचरेला नस्ल जो है वो भेड़ की ऐड की गई। और 8 नस्लें हमारे घोड़े और खच्चर की हैं। और 8, पहले 7 थी, 1 ऐड की गई, तो 8 हो गई। कौन सा घोड़ा जोड़ा गया, भीमथड़ी घोड़ा जो है इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, 25वां प्रश्न। बात 20 क्वेश्चन की हुई, मैं 25 क्वेश्चन करा दिए हमने। तो 20 प्रश्न जो हैं वो आपके आएंगे, 25 नहीं आएंगे, 20 आएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कारण जल्दी से देख लीजिए। और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, गाय के किस नस्ल में अर्धचंद्राकार सींग या पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं, गिर में, राठी में, कांकरेज में, साहिवाल में। तो अर्धचंद्राकार सींग और पत्तीनुमा कान किस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, गिर गाय। गिर गाय जो है वो गुजरात से उत्पन्न है, और इसमें अर्धचंद्राकार सींग और कान पत्तीनुमा पाए जाते हैं, लंबे कान पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं। और इसकी पूंछ भी, सबसे लंबी पूंछ भी इसी में पाई जाती है, सबसे लंबी पूंछ गिर गाय में पाई जाती है। शर्मीली नस्ल कहते हैं, और इसे भामान नस्ल भी कहते हैं, ब्राज़ील नस्ल भी कहते हैं। और अजमेर में क्या कहते हैं, रेंडा, अजमेर में क्या कहते हैं, रेंडा नस्ल कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो साहिवाल नस्ल में सर्वाधिक दूध देती है। देसी गायों में सर्वाधिक दूध किस में पाया जाता है, साहिवाल नस्ल में पाया जाता है। और साहिवाल नस्ल का मतलब कि एक बार वसा पूछी गई थी आपके ही पेपर में, मतलब कि कृषि प्रवेश के पेपर में ही वसा पूछी गई थी। साहिवाल में वसा कितनी होती हैं, 4.55। और नॉर्मल जो होती हैं गायों में वसा कितनी होती है, 4.14 होती हैं। और सर्वाधिक वसा हमारी जर्सी में पाई जाती हैं, वो किस जर्सी में कितनी पाई जाती हैं, जर्सी में 5% वसा। तो औसत पूछ ले तो 4.14, और साहिवाल की सेपरेट पूछ ले तो 4.55% वसा, और जर्सी की 5% वसा पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ। पशुपालन के एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस लाएंगे। पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न जो रिपीट होते हैं, बार बार ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पशु रोग के बारे में भी कल हम बात करेंगे। धन्यवाद।